अगर मैं कहूँ कि एक समय ऐसा था जहाँ सच बोलना गुनाह और सवाल करना बगावत था, क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचो, सदियों पहले का यूरोप, जहाँ लोगों की सोच कैद थी, कला और विज्ञान सो चुके थे, किताबें सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के पास मौजूद थी। आम आदमी को न पढ़ने की आज़ादी थी, न सवाल करने की। जितना बता दिया जाता उतना मानना पड़ता था। लेकिन कहते नहीं है, लोगों की फितरत होती है जानने की, सवाल करने की और सोचने की। कुछ लोग उठे, उन्होंने कहा कि हम अपनी आंखों से देखेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे और अपने शब्दों से बदलाव लाएंगे। यही थी पुनर्जागरण की शुरुआत। यहीं से इस महान बदलाव की शुरुआत होती है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर इस महान बदलाव के पीछे क्या कारण थे, ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ऐसे कौन से सोच थे जो इस अंधेरे को तोड़कर नई सुबह लाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट टॉक सीरीज में। मैं मोहित पांडे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पुनर्जागरण के बारे में काफी डिटेल में बातें की थी। आज हम लोग जानेंगे पुनर्जागरण के कारण के बारे में, कैसे कौन कौन से कारण थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कारण बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। वो चीज अपने दिमाग, बुद्धि, विवेक बिल्कुल एक्टिव करके समझिएगा कि किसी चीज के पीछे जो कारण होते हैं, क्या वो वाकई में कारण होते हैं। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। जब आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, उसमें आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप हमेशा अक्सर एक बात जरूर लिखते होंगे कि इस चीज के बारे में या फलाना योजना के तहत सतत विकास चल रहा है, भारत सतत विकास के लिए अग्रसर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं, लिखते भी हैं। तो ये सतत विकास होता है, आखिर क्या होता है? ये सतत विकास एक तरीके से लॉन्ग टर्म की बदलाव होती है, क्षण भर के लिए यह बदलाव नहीं होता है। जैसे आप डिमोटिवेट हुए, कोई एक मोटिवेशन वीडियो देख लिए, 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन 2 दिन के लिए बिल्कुल मोटिवेशन बूस्ट हो गया है, बिल्कुल तबाही मचा के रख देंगे, बहुत पढ़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिमाग में ख्याल आते हैं। लेकिन वहीं पे 2 दिन 3 दिन के बाद आपका मोटिवेशन ग्राउंड पे आ जाता है। क्यों ग्राउंड पे आ जाता है? क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता। सस्टेनेबल का सेंस ये है कि आप अगर खुद के अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं किसी एक पर्पज के लिए, तो आपको ये बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड होगी ही नहीं। तो कहने का सेंस यही है कि जो पुनर्जागरण रहा है, इसका जैसे मैं आपको कारण बताऊंगा तो आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल यही कारण ही था, ऐसा नहीं है। सतत विकास को अपने दिमाग में लेके चलिएगा कि सस्टेनेबल चीजें चल रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब हम लोग 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे, तो अचानक वहां पर मंगल पांडे द्वारा चर्बी कारतूस इस्तेमाल किए जाने पे जो क्रांति हुई, उसको नहीं कहेंगे, पहले से ही चिंगारियां मौजूद थी। तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करिएगा कि पहले से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आज वो जाकर के इतिहासकार, विद्वान इस चीज को एक डेट दे दिए हैं। डेट के पीछे भी हम लोगों ने काफी बात की है अगली क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं कारण के तहत। तो पहला कारण ये है धर्म युद्ध। मैं तो इसी को बताऊंगा भाई पहले, क्योंकि यहीं से बहुत सारी चीजें खुल रही हैं जानने के लिए, समझने के लिए। तो धर्म युद्ध के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। पुनर्जागरण इसलिए आया क्योंकि यूरोप ने पुरानी चीजों को खोजना, खंगालना शुरू किया, नए विचारों को अपनाया, तकनीकी आविष्कार किए और इंसान को केंद्र में रखकर सोचने का नया तरीका अपनाया। अब धर्म, चर्च ये सब केंद्र में नहीं रहेंगे, अब मनुष्य रहेगा केंद्र में। अब आएगा मजा, क्योंकि अब चीजें बहुत विस्तार से खुलनी शुरू हो जाएंगी। अब लोग तर्क करना शुरू करेंगे, यूं ही किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। अब होगा जब आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस का, मशीनों का, तो लोग ये भी कहेंगे कि फलाना जगह ये चीजें लिखी हैं
तो लोग सवाल जवाब करेंगे कि भैया हम चल रहे हैं पढ़ने, बताइए कहाँ पे लिखा है। अब हमको पढ़ना आता है, हमारे पास किताबें अवेलेबल है, तो अब होगी यहाँ से क्रांतियों की शुरुआत। दोस्तों, अब बात करते हैं धर्म युद्ध के बारे में। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ये धर्म युद्ध हुए। लगभग 300-200 वर्षों तक धर्म युद्ध चला। अब जो यह धर्म युद्ध था, इसका मेन जो रीजन था धर्म को लेकर के, वो पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब की ही देन है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने काफी कुछ चीजें जहाँ पर रिसर्च की, पढ़ा। उस समय जब ये इस्लाम के जो लोग थे, ये काफी ज्यादा एक तरीके से कहें तो लड़ाकू टाइप के थे। इनमें एकता नहीं थी, आपस में ही लड़ते कटते मरते थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इनको एक करने के लिए एक विचार लाए कि भाई धर्म के नाम पर लोगों को एक किया जा सकता है। तो धर्म इस्लाम धर्म का उदय किए। वो कहें कि अपने धर्म का तुम लोग प्रचार प्रसार करो, इसमें अपना दृष्टिकोण लगाओ, कटो मरो नहीं। तो इसकी वजह से इस्लाम धर्म का धीरे धीरे उदय होता है। अब देखिए, जो जेरूशलम है, इसको ईसाई धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। तो जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण होता है, तो वो लोग यहाँ से काफी, कहते नहीं है कि पूर्वी रोमन वाले लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, वो लोग पश्चिमी में चले जाते हैं, काफी उनको यातनाएं भी दी जाती हैं, तो उस पर अभी आएंगे। तो जो जेरूशलम था, ये ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल था, इसी को लेकर के युद्ध हुए। अब देखिए, धर्म युद्ध ने काफी चीजों को खोजना शुरू किया। लंबी लंबी लोग यात्राएं करते थे। आपको यहाँ तक बता दें कि लगभग 60,000 किलोमीटर तक ईसाई लोगों ने यात्राएं की। ईसाई लोगों ने यात्राएं क्यों की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये आता है कि उस समय पोप की बातें सर्वथा कथित, विद्यमान और प्रचलित ये थी कि वो उन्होंने जो कह दिया, मतलब कह दिया, उसको मानना ही मानना है। तो पोप ने कहा कि आप लोग अपने तीर्थ स्थल को लाइए, उस पर कब्जा करिए, वो हमारा है, हमारा उस पर अधिकार है, आप लोग अधिकार करिए। तो काफी लोग पद यात्रा करते थे, घोड़े से भी कुछ लोग जाते थे। वो तो उस समय की गाड़ी घोड़ा थे। अब तो पता ही होगा आपको कि अब क्या टाइम पीरियड चल रहा है। उस समय काफी यात्राएं हुई, भौगोलिक खोजें हुई, लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे। और आपको इसमें एक लॉजिक की बात यह बताएं कि जब वो यात्राएं करते थे, उनके पास पानी पीने के लिए नहीं होता था, तो लोग घोड़ों पर मार करके घोड़े को उनका खून पीते थे जिंदा रहने के लिए। यहाँ तक कि जो लोग धर्म यात्राओं में, धर्म युद्धों में भाग लिए थे, तो काफी लोग मर भी गए थे उस समय। काफी जघन्य स्थिति थी वहां की। और जो लोग धर्म युद्ध में भाग लिए, वहां से कहते नहीं कि वापस आए, तो काफी उनका दिमाग का बौद्धिक स्तर भी बढ़ा इसलिए क्योंकि धर्म युद्ध के कारण ही लोगों को पूर्वी देशों के साथ संपर्क में आना पड़ा। क्योंकि जब धर्म युद्ध होता है, तो लोग लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, खोजें करते हैं, तो पूर्वी देशों के साथ संपर्क में आते हैं। पूर्वी देशों में इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जब ये संपर्क में आते हैं, तब इनको पता चलता है कि यार यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें नई हैं जो हमको पता नहीं थी। कुछ लोग कहते नहीं हैं कि भाई इंडिया ने क्या दिया, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो दिया, आपने जो ग्रहण किया, वो आपको पता है, हमको भी पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं आगे। जब वो लोग यहाँ से आते हैं अपने क्षेत्र में, तो उनका बौद्धिक स्तर काफी बढ़ जाता है। वो लोग काफी चीजें सोचना शुरू करते हैं कि यार वहां पर ये चीजें थी विद्यमान, ये थी, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो इहलोक परलोक यानी कि हेल और हेवन की जो मान्यता हम लोग बना के रखे हैं कि सारी जरूरतें ईसाई और पोप चर्च के द्वारा पूर्ण हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिए, खंडन करना शुरू कर दिए कि नहीं ऐसा नहीं है। उनका दिमाग बौद्धिक स्तर बढ़ता है। तो धर्म युद्ध कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देता है दिमाग को ओपन करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, तर्क करने के लिए। दूसरा कारण बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, थोड़ा दिमाग को ओपन करके सुनिएगा, समझिएगा। आप हमको एक बात बताइए, अगर कला साहित्य पर धर्म का प्रभुत्व हो जाए,
धर्म का प्रभुत्व का मतलब समझ रहे हैं कि अधिकार हो जाए, कि वो डिसाइड करे कि धर्म की हमारा कला क्या होगा, हमारा साहित्य क्या होगा, हमारा दर्शन क्या होगा। तो आप बताइए कि परिस्थितियां कैसी होंगी उस समय। यूरोप में सेम डिट्टो ऐसा ही था। धर्म जो धर्म था, चर्च था, वो डिसाइड करता था कि वहां का कला साहित्य दर्शन कैसा रहेगा। अब अगर यही ऐसा हम लोग फील करें कि भारत में है, भारत का जो धर्म है वो डिसाइड कर रहा है कि कला साहित्य दर्शन कैसा होगा, तो आप सोच सकते हैं कैसा होगा। फिर पृथ्वी शेषनाग के ऊपर ही आपको खड़ी मिलेगी। समझ रहे हैं? उस समय भी कुछ ऐसे ही था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाएगा। आज का टाइम क्या है? आज देख रहे हैं यो यो हनी सिंह, कपिल शर्मा शो, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीजें क्यों हुई? क्योंकि पुनर्जागरण के आने से जो धर्म, ईसाई धर्म, चर्च का प्रभुत्व था कला पे, साहित्य पे, उनसे मुक्ति मिल गई थी। तो इस चीज को आप समझिएगा कि कितना ज्यादा जरूरी है धर्म का इन्वॉल्व हर चीजों में ना होना। इन्वॉल्व होने लगेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी परिस्थितियां जघन्य होती चली जाएंगी। इस चीज को समझते हुए चलिएगा। आइए दूसरे कारण पे बात करते हैं। व्यापार, किस तरीके से व्यापारिक समृद्धि पुनर्जागरण पर बल देती है, पुनर्जागरण को परिवर्तित करती है, उस पर असर डालती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि मानव इतिहास में सभ्यताओं एवं संस्कृतियों की प्रगति सदैव ही समृद्धि के द्वारा ही संभव हुई है। अब देखिए, पूर्वी देशों के साथ संपर्क में आने से उनका संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित होता है, जिससे उनको व्यापार में काफी वृद्धि होती है, काफी उनका व्यापार उत्थान होता है। एक तरीके से कहें, वो लोग खूब अमीर हो जाते हैं। ठीक, तो उनका जो ये व्यापारिक समृद्धि है, कहीं ना कहीं ये पुनर्जागरण में काफी योगदान देता है। तो ये 4 प्रकार से पुनर्जागरण में योगदान देता है। इसको पॉइंट वाइज समझेंगे तभी चीजें ज्यादा क्लियरिटी रहेंगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इसमें फिर पॉइंट पे आते हैं कि आप ये चीज बताइए, आज के टाइम पीरियड की जो शादी वेडिंग वगैरह है और आज से लगभग 15 साल पहले की जो शादी वेडिंग थी, उसमें ढेरों अंतर आपको नहीं दिखाई देते हैं। अरे आज ही का समय देख लीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ अपने समाज की, ठीक है। आप देखते होंगे कि पहले शादी होती थी तो बहुत सिंपल शादी हो गई। आज शादी होती है, सगाई, क्या कहते हैं, बरीक्षा, मुंह दिखाई, ओली भराई, फिर उसके बाद तिलक, फिर उसके बाद बारात, प्री वेडिंग, ये तो मैं भूल ही गया था, प्री वेडिंग चलने लगा है। और क्या कहते हैं, शादी के बाद आइठोम, कहते नहीं है कि दुल्हन आती है तो खाना खिलाया जाता है। कितनी सारी चीजें चल दी। क्या उस टाइम ऐसा था? नहीं था। अगर पैसा होता तो उस टाइम भी ऐसा होता भाई। आज के समय में सबके पास पैसे हैं, समृद्ध हैं, तो कला को एक तरीके से, ये कला ही तो है, संस्कृति ही तो है, इसको बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? परंपराओं को जिंदा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? हाँ, आप जरा सोचिए, हमको बताइए। अगर आपके पास पैसे ना हो तो क्या आप हर रीति रिवाज को बना पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, सोच पाएंगे, वहां तक चल पाएंगे? उतना मेंटेन नहीं रख पाएंगे। पैसे नहीं रहेंगे तो आप दिवाली ढंग से नहीं मना पाएंगे, भले आप होली मना लें। तो कहीं ना कहीं पैसे बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं संस्कृति, कल्चर को मेंटेन करने के लिए। मैं अपनी भाषा में आपको पैसे बता रहा हूँ। अब यहाँ आप समझिएगा व्यापारिक समृद्धि से, ठीक है। तो आइए एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पहली चीज, यूरोपीय व्यापारी व्यापारिक सिलसिले से विभिन्न देशों में पहुंचे, जहां पर वे प्रगतिशील तत्वों तथा नए विचारों के संपर्क में आए, नई नई चीजों को जाने, सोचे, समझे, और वो इन्हीं विचारों के साथ अपने देश वापस लौटे। यह पहली चीज हुई। अब दूसरी चीज ये, व्यापार के विकास ने नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, जेनेवा, न्यूरेमबर्ग आदि को जन्म दिया। यही नगर मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित किए। यूरोप के ये नगर अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बनने लगे। यहाँ पर बहुत बाहरी यात्री व्यापारियों का आना जाना बना रहा, जिससे सोच में
कहते नहीं एक तरीके से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को समझने को मिलने लगी। अब यही सोच, यही तर्क चर्च ईसाई जो थे उनकी बुराइयों को उजागर करना शुरू कर देता है। तीसरा पॉइंट, व्यापार के अत्यधिक विकास से व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रहित हो गया, जिससे उनको विद्या अर्जन का अवसर मिला। मध्य युग में यह अवसर केवल चर्च ईसाइयों को ही प्राप्त था विद्या अर्जन का। अब बड़े बड़े व्यापारी बहुत बड़े बड़े केंद्रों के, कहते नहीं कि कला के पोषक बन गए, वो संरक्षण करने लगे, कला के बारे में सीखना शुरू कर दिए, सोचना लगे कि महंगी चीजों का शौक पालने लगे। और यहाँ तक कि उस समय के प्रसिद्ध पुस्तकालयों बगदाद, काहिरा, कॉर्डोवा, जब वो लोग इन सब चीजों के संपर्क में आए तो उनको कहते नहीं कि एक तरीके से किताबों को पढ़ना और चीजों को समझना और ज्यादा सुलभ हो गया। उस समय के प्रसिद्ध हैं दो वंश, पहले हैं मेडिसी वंश और दूसरे हैं स्फारजास वंश। ये दो वंश कला के बहुत ज्यादा संरक्षक बने, इन्होंने खूब संरक्षण दिया, विद्वानों को संरक्षण दिया, बहुत ढेर सारे कलाएं इनके वंश में ही बहुत ढेर सारी कलाएं सामने आती हैं। चौथी पॉइंट ये है, व्यापारी वर्ग ने चर्च की काफी कड़ी आलोचना की, क्योंकि चर्च सूद मतलब कि टैक्स लेने को पाप मानता था, तो व्यापारी वर्ग को इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होता था। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के मन में चर्च को लेकर के एक द्वेष तो पहले से ही पैदा हो चुका था, मौजूद था। तो ये पुनर्जागरण में अहम भूमिका भी निभाता है। कुल मिलाकर के अगर हम होल अप्रोच की बात करें तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सपोज करिए आज का हमारा जो दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर धनी वर्ग है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, धनी वर्ग मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है गांव का आदमी जब दिल्ली जाएगा तो कहते नहीं है, यहाँ तक कि हम लोगों को भी कहा जाता है, हम लोग स्टूडेंट हैं, जब गांव के स्टूडेंट दिल्ली जाते हैं तो वहां की चकाचौंध में कहते हैं गांव वाले कि तुम भटक जाओगे, बहुत सारी चमक है, चकाचौंध है। चकाचौंध और चमक का सेंस क्या है? वो निगेटिव तो है नहीं, कहीं ना कहीं जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। विकास, विकसित होना कितना ज्यादा जरूरी है आप तो खुद ही समझ रहे हैं। आज हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो एक तरीके से हम अपंग ही तो हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस आपके पास अवेलेबल ना हो, आप कितनी चीजें बुक से पढ़ सकते हैं। जो पेरेंट्स लोग एग्जाम्पल देते थे कि आज से काफी समय पहले लोग बुक से पढ़ लेते थे, फलाना जगह पहुंच गए, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, तो आप उनको एक एग्जाम्पल ये भी दीजिएगा कि ये बताइए अगर उनके पास आज का अवसर होता तो क्या वो और आगे नहीं बढ़ सकते थे? बिल्कुल बढ़ जाते। उनके पास अगर ऐसा अवसर मिलता तो और भी कहीं ज्यादा आगे वो बढ़ते। तो जैसे कि हमारा दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, यहाँ पर जब लोग जाते हैं तो काफी चीजें यहाँ पे आपको समृद्धि मिलेंगी। भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनसे जब आप मिलेंगे, दो ही बात करेंगे तो आप उनके आइडिया से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे कि अब आपको क्या ही बताएं। अरे मेरे साथ एक हादसा हुआ था जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय जब मैं दिल्ली विजिट करने गया था पीजी के लिए, उस समय मुझे एक ठेले वाला मिला था मुखर्जी नगर बत्रा में। दो चीजें बहुत फेमस है, पहला तो वहाँ का वो है एक तरीके से जो पोहा बनता है, बच्चों को काफी ज्यादा पसंद भी है। तो जब मैं उससे बात किया तो वो मुझे काफी यूपीएससी के बारे में आइडिया दे रहा था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि भाई ये होता है विकसित शहर, इसको कहते हैं। जब मैं वहां पे प्रभावित हुआ तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण के दौर में फ्लोरेंस में, मिलान में, न्यूरेमबर्ग में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो वहां से नए विचार आना तो भाई लाजमी है, चीजें तो कहीं ना कहीं तो बदलेंगी। तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है पुनर्जागरण पर। अब आइए बात करते हैं तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण। ये तीसरा पॉइंट है पुनर्जागरण के कारण में। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन, जिसको बाइजेंटाइन भी कहा जाता है, कि साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और पूरी तरीके से पूर्वी रोमन को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया, खंडहर बना दिया, उसकी सभ्यता को नष्ट कर दी। जो भी विद्वान वहां से थे उनको भागना पड़ा वहां से। भाई ऐसे लोग थे ही ये तुर्क, इस्लाम, इनको
मैंने आपको बताया पहले भी कि इनका इंटेंशन था क्या। लड़ाई करते थे, लड़ाई के बाद धर्म के नाम पर एकता हुआ, एकीकरण किए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की भाई धर्म के नाम पर एक हो जाएंगे, अपना साम्राज्यवादी नीति अपनाना शुरू किए। साम्राज्यवादी नीति यहाँ कहना उतना उचित नहीं है, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि साम्राज्य नहीं बढ़ाना था इनका, धर्म था भाई। धर्म के लिए ये लोग मार छाड़ कर रहे हैं। देखिए कि उस समय ना इनका कौन उद्देश्य है, ना इंटेंशन है कि आगे बढ़ाना है, कि तरक्की करनी है, ना धर्म को प्रचारित करना है, धर्म को शिखर पर पहुंचाना है। धर्म के नाम पर ये एक हुए थे। तो उस समय पूर्वी रोमन को ये तहस नहस कर दिए। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पश्चिमी यूरोप में ज्ञान का उदय हो जाता है। तो जिस तरीके से तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होता है, तुर्कों ने जिस तरीके से पूर्वी रोमन को तहस नहस किया, तो इसके काफी कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आते हैं। तो आइए इसको पॉइंट में समझते हैं एक एक करके। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध था वो टूट जाता है, क्योंकि जो जल मार्ग था इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जो आगे चल कर के कुषाण सिल्क रूट पर अधिकार करते हैं भारत में, तो हम बात करेंगे, उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। अब व्यापार में काफी ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तुर्क लोग व्यापारियों को लूट लिया करते थे। अब वहीं पर यूरोप में पूर्वी देशों की सामग्री और मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब चलिए यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट की बात बताते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में कुछ ऐसे मसाले पाए जाते थे जो यूरोप में एक तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी था उनके खान पीन के लिए। भाई यूरोप का भौगोलिक दृष्टि अलग है, हमारा अलग है। वहां पर बिना मसाले की चीजें टिक ही नहीं पाएंगी। जैसे मांस मछली है, अगर उसमें मसाला मिला दिया जाता है तो टेस्ट बढ़ जाता है और वो लंबी टाइम तक चल भी सकती हैं। तो वहां पर गर्म सामग्री भी और मसाले भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो वो लोग इस उत्सुकतावश कि भाई हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए, व्यापार हमारा ठप पड़ गया है, तो वो लोग खोज करना शुरू करते हैं द्वीपों का। कैसे करेंगे भाई? तो कहते नहीं है कि जो यूरोप है, ठीक पश्चिमी यूरोप है, उसका नेवल पावर बहुत स्ट्रांग था। चाहे पुर्तगाल हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तो इन सबका नेवल पावर बहुत अच्छा था। ये लोग खोजी अभियान चलाते हैं, व्यापारी लोग मिलकर के ही। फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत, तो ये एक तरीके से हेड ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आती है, ये एक तरीके से व्यापारियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्यापारी ही मिलकर के बनाते हैं कंपनी को कि भाई हमको चलना है, व्यापार करना है। तो यहीं से समझते हुए चलिएगा कि किस तरीके से व्यापारी अपने व्यापार के लिए उत्सुक होकर के कितना ज्यादा खोजी अभियान शुरू करते हैं। इसी में कोलंबस वास्को डिगामा आते हैं, अपने नेवल से खोजी अभियान करते हैं, भारत अमेरिका जैसे द्वीपों की खोज होती है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से यह अपने ज्ञान, कला, दर्शन का केंद्र बना हुआ था। यानी कि तुर्कों का, इस्लाम में जो बर्बर तुर्क थे, उनका इन सब चीजों का ना कोई महत्व था, ना ही उनको जरूरत थी इसकी। तो बहुत सारे जो विद्वान थे, यूनानी विद्वान, वो अपनी आजीविका के लिए इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में पलायन करते हैं। वहां पर जाते हैं तो तभी पश्चिमी यूरोप में ज्ञान का उदय भी होता है। देखिए कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि अरब में भी जो ये इस्लाम तुर्क लोग थे ये भी पढ़ते थे, लेकिन कुछ इतिहासकार इसका खंडन भी करते हैं, कहते हैं कि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को तबाह कर दिए, आग लगा दिए। लाइब्रेरी में काफी अच्छी अच्छी पुस्तकें थी, आग लगा दिए, ज्ञान को जला दिए। काफी जो हमारा ये पूर्वी रोम था, बेजेंटाइन था, काफी विकसित था। मैंने आपको बताया भी विकसित होने की वजह क्या हो सकती है। तो इनका कोई महत्व नहीं था ज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए ये लोग ऐसा करना शुरू किए। तो आइए अगले चरण पे बात करते हैं, वो है कागज और मुद्रण का आविष्कार, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस। मध्य युग में यूरोप वासियों ने अरबों से कागज बनाने की कला सीखी। आपको बता दें 15वीं शताब्दी के पहले केवल हाथ से ही हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध थी, हाथ से ही लिखा जाता था पुस्तकों को। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने
बहुत बड़ी क्रांति ला दी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करके उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे आपको एक अनुमानता बता दें कि 15वीं शताब्दी के पहले लगभग यूरोप में 1 लाख पुस्तकें अवेलेबल थी, लेकिन 50 वर्ष के बाद 90 लाख पुस्तकें उपलब्ध हो गई। इतना तेजी से विकास हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार हो जाने से अब किताबें सस्ती छपने लगी। बहुत विद्वानों की जो बुक थी, किताब थे, वो सब लोग पढ़ने लगे। सहज और सरल हो गया। आम भाषा में लोग लिखना शुरू किए। दांते, मैकियावेली, शेक्सपियर और दांते जैसे लोग अपनी भाषा में, आम भाषा में जो जनता को समझ में आ सके, लेखनी लिखनी शुरू की। अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था यह कह करके कि फलाना किताबों में, फलाना ग्रंथ में ये चीजें लिखी हुई हैं। लोग कह देते थे कि भैया चलिए हम पढ़ लेते हैं ना, कहाँ लिखा है हमको भी बताया जाए। अब लोगों को गुमराह बनाना उतना आसान नहीं रह गया। तो एक इतिहासकार रहे हैं, ड्विंग करके हैं, उन्होंने कहा है कि लेखन कला के बाद प्रिंटिंग प्रेस ही सबसे बड़ी क्रांति लाती है पुनर्जागरण में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार हो जाने से अब आम जनता तक सहज रूप में सस्ते दामों पर किताबें अवेलेबल हो जा रही हैं। पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन सहज और सरल हो गया, जिससे दिमाग का मस्तिष्क जो है वो सोचने के लिए अग्रसर हुआ, सोचने लगा। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है कारणों में पुनर्जागरण के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ।